हे गाइज, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो के माध्यम से आप सब दोस्त जानने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाई होने वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को पिछले वाले वीडियो में हमने बता ही दिया है कि पब्लिक बैंक क्या होता है और प्राइवेट बैंक क्या होता है। आगे पढ़ाई होगा कि आरआरबी जो बच गया था सरकारी बैंक में, उसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं 71 बीपीएससी का क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम 71 बीपीएससी के क्लास कर रहे थे, तो हमारा 71 बीपीएससी का क्लास समाप्त हो चुका है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में आप सब दोस्तों को सरकारी और प्राइवेट बैंक के बारे में बात कर लिया है। अब दोस्तों पढ़ाई हुआ है आज के क्लास में आरआरबी, जो कि आपका कमर्शियल बैंक के अंदर में 3 बैंक होता है, सरकारी, प्राइवेट और आरआरबी जो कि क्षेत्रीय रूरल बैंक होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक यह क्या काम करता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है और कृषि संबंधित लोन देता है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं कि यह किसकी सिफारिश के द्वारा लाया गया। तो यह दोस्तों नरसिम्हन समिति के द्वारा इसे लाया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे पहली जो आरआरबी थी वह कौन थी। तो यह थी दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि सिंडिकेट बैंक के द्वारा एफिलेटेड थी दोस्तों। ठीक है, सिंडिकेट बैंक अब चली जा चुकी है केनरा बैंक में। तो अब दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक को एफिलेट करती है आपका केनरा बैंक दोस्तों। अब बात करते हैं प्रत्येक आरआरबी को कोई ना कोई एक सार्वजनिक बैंक अपलिफ्ट करती रहती है दोस्तों। ठीक है, पैसा देती है। बात कर लेते हैं आरआरबी की पूंजी अनुपात की। तो यहाँ पे 3 प्रकार से पूंजी आता है। केंद्र सरकार 50% पूंजी देती है, 35% आपका जो कि प्रायोजक बैंक होता है वह देता है, और आपका 15% उस राज्य जिस राज्य में खुला रहता है उस राज्य का राज्य सरकार देता है दोस्तों। ठीक है, पूंजी अनुपात हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में भारत में कुल 43 आरआरबीज है दोस्तों। वही बात किया जाए अपना बिहार में, तो अपना बिहार में दोस्तों मात्र 2 ही आरआरबीज है, जिसे आप सब लोग जानते ही हैं। एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा है नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक दोस्तों। बात करते हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रयोजक बैंक है आपका सेंट्रल बैंक। तो वहीं बात की जाए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रयोजक बैंक है आपका पीएनबी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, बात कर लेते हैं जो यह ऋण देती है आपका आरआरबी, तो इसका 75% प्राथमिक क्षेत्र वाले को देना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। पढ़ाई हुआ है सहकारी बैंक दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं सहकारी बैंक के बारे में। बात कर लेते हैं दोस्तों सहकारी बैंक के ढांचे के बारे में। तो सहकारी बैंक दोस्तों 2 प्रकार की बैंक होती है। एक होती है दोस्तों ग्रामीण सहकारी बैंक और दूसरी होती है शहरी ग्रामीण बैंक दोस्तों। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक। वहीं बात कर लीजिए आपका ग्रामीण सहकारी बैंक, यह 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है जिला, एक होता है ग्रामीण स्तर पर, एक होता है जिला स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका ग्रामीण स्तर पर होता है उसे कहते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति बैंक दोस्तों। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है उसे कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। जो राज्य स्तर पर होता है उसे कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। वहीं बात की जाए दीर्घकालीन सहकारी बैंक, यह भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो वहीं दूसरी होती है एस्टेट सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दोस्तों। ठीक है, वहीं अब बात कर लेते हैं दूसरी, जो कि मैंने आपको बताया है शहरी ग्रामीण बैंक। शहरी ग्रामीण बैंक भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल राज्य बैंक, जो बैंक एक ही राज्य में काम करते हैं उसे एकल राज्य बैंक कहते हैं, और दूसरी होती है मल्टी एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, जो कि मल्टी लेवल एस्टेट कहने का मतलब जो एक से अधिक राज्य में काम करती है उसे मल्टी एस्टेट कॉरपोरेशन बैंक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं सहकारी बैंक के बारे में कैसे काम करती है। यहाँ तो ढांचा मैंने आपको बता दिया, अब बात कर लेते हैं कैसे काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो आपका सहकारी बैंक है यह भी आपका जमाओं को स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है राज्य सहकारी समिति के अंतर्गत। थोड़ा बड़ा है तो आपका केंद्र
सहकारी समिति के अंतर्गत होगा, और जो 2 से अधिक राज्यों में काम करेगी उसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों होगा बहुराज्य सहकारी समिति के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो इन बात कर लेते हैं इनका विनियमन आरबीआई करता है। तो कैसे करता है, तो पूंजी पर्याप्तता के आधार पर, ऋण संबंधित नियम के आधार पर, जोखिम नियंत्रण के आधार पर और समितियों के साथ रजिस्ट्रार के स्तर पर दोस्तों। वहीं बात करें जो कि भारत में सहकारी बैंक कैसे काम करती है, तो काम करती है बैंकिंग लॉ एप्लीकेशन टू कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट 1965 के अंतर्गत दोस्तों काम करती है यह भी सहकारी बैंक दोस्तों। ठीक है, अब बात कर 2020 में आरआरबी ने सभी सहकारी को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए 2021 में दोस्तों एनएस विश्वनाथ समिति ने 4 प्रकार का एक दिया सुझाव दोस्तों। ठीक है, 4 स्तर का वर्गीकरण किया, जिसमें कहा गया कि फर्स्ट लेवल पे जो भी आपका सहकारी बैंक रहेगा वह रहेगा जिसमें जमा रहेगा कितना 100 करोड़ से कम। जो सेकेंड लेवल का रहेगा तो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का जमा उसमें होगा दोस्तों। ठीक है, तो थर्ड लेवल का होगा वह 1000 से लेकर 10,000 तक का होगा। जो चौथे लेवल का होगा 10,000 से एभव का जो होगा वह वहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है विभेदीकृत बैंक। विभेदीकृत बैंक आप सब तो जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों पेमेंट बैंक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक साइड दोस्तों हम लिख चुके हैं, एक तरफ लिख चुके हैं दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी तरफ लिख दिए हैं आपका पेमेंट बैंक दोस्तों। आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, बात किया जाए जो आपका पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है तो इसको लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, वही बात की जाए आपका पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक की मात्र 100 करोड़ रुपये में ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो यहाँ पे दोस्तों जमाओं को स्वीकार प्लस ऋण प्रदान किया जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन आपका पेमेंट बैंक में सिर्फ जमाओं को स्वीकार किया जाता है लेकिन ऋण प्रदान नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य की बात की जाए तो दोनों का उद्देश्य है कि छोटे किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करना दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों दोस्तों दे देता है, लेकिन आपका पेमेंट बैंक होता है या आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, और बात करें सुविधा में क्या क्या देता है, तो सुविधा में दोस्तों आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपका पेमेंट बैंक दोनों बचत का सुरक्षा देता है दोस्तों। ठीक है, बचत को बढ़ाता है, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण कर देता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट बैंक है दोनों में अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए वर्तमान में अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, वहीं पेमेंट बैंक की बात की जाए तो मात्र अभी 5 है दोस्तों। ठीक है, और बात की जाए कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो यह दोस्तों CRR और SLR में भूमिका का अनुपालन करती है, भूमिका निभाती है दोस्तों। वहीं आपका पेमेंट बैंक कोई भूमिका नहीं निभाती है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसमें 25% शाखाएँ को ग्रामीण में खोलना अनिवार्य है और आपका पेमेंट बैंक का भी शाखा 25% ग्रामीण क्षेत्र में खोलना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, यह जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है यह अपना सब्सिडरी यानी कि सहकारी बैंक नहीं खोल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों पढ़ाई हुआ है विभेदीकृत बैंक में। आइए जानते हैं आगे दोस्तों पढ़ाई हुआ है लोकल एरियाज बैंक। बात करते हैं लोकल एरियाज बैंक की शुरुआत दोस्तों 1996 में हुई है। यह दोस्तों एक प्राइवेट बैंक की तरह काम करता है और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं जो लोकल एरियाज बैंक होते हैं यह आमतौर पर अपने ज़िला या 1 से 2 ज़िला के अंदर ही काम करती हैं दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत में वर्तमान में 2 ही अभी लोकल एरियाज बैंक, एक है कोस्टल लोकल एरियाज बैंक जो कि है आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और दूसरी है दोस्तों कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरियाज बैंक जो कि तेलंगाना में है। तेलंगाना कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, तो यह दो लोकल एरियाज बैंक हो गए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है विकास बैंक या विशेषीकृत बैंक जिसे कहते हैं डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। ठीक है, तो यह किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए बनी होती है या किसी एक विशेष क्षेत्र को ऋण प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जो आपका विकास बैंक होती है
इस बार 5 प्रकार में बांट दिया गया है दोस्तों। आइए जानते हैं कौन से क्षेत्र को कौन से बैंक ऋण प्रदान करेगी। एक होता है दोस्तों भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक को जो ऋण प्रदान करेगी उसे कहते हैं नाबार्ड दोस्तों, ठीक है। तो नाबार्ड का कंप्लीट पढ़ाई हो चुका है, तो आप सब तो जानते हैं, इसलिए हम नाबार्ड के बारे में नहीं बताएंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ाई हुआ है औद्योगिक विकास बैंक। तो औद्योगिक विकास बैंक को ऋण प्रदान करता है सिडबी। तो इस सिडबी को भी पढ़ाई हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तीसरा बात की जाए आवासीय विकास बैंक। आवासीय विकास बैंक को ऋण प्रदान करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो पढ़ाई होगा तो हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं चौथा विकास बैंक में। तो आयात और निर्यात के लिए जो विशेष बैंक होता है वह ऋण देता है एग्जिम बैंक दोस्तों, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है वो आपका ऋण देता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के बारे में पढ़ाई नहीं हुआ है। बात करते हैं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो ऋण प्रदान करता है वह होता है नबफिड। तो इसके बारे में पढ़ाई नहीं हुआ है दोस्तों, कल पढ़ाई होगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। और आप सब दोस्तों को यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।